हेलो फ्रेंड्स, आप सब कक्षा 10 विज्ञान विषय की अध्याय 15 हमारा पर्यावरण में हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर की व्याख्या बहुत अच्छे से पढ़ ली थी, तो अगर आपने व्याख्या वाली क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन क्लासेस को आराम से देख लें। आज की इस क्लास में हम अध्याय 15 की जो पाठगत प्रश्न दिए हुए हैं, यानी पाठ के भीतर जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है कि क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नकरणीय होते हैं। यानी कि क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नकरणीय होते हैं और कुछ पदार्थ अजैव निम्नकरणीय होते हैं। तो देखिए, दोनों में हमें अंतर बताना है कि दोनों में फर्क क्या होता है। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों से क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। यानी वे सारे पदार्थ जो विभिन्न सूक्ष्म जीवों के द्वारा विभिन्न प्रकार की जैविक जो प्रक्रिया होती है उन प्रक्रियाओं के द्वारा क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। वे सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं? वे सारे पदार्थ जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मलमूत्र हो गया, गोबर हो गया, फलों सब्जियों के छिलके हो गए, खेती का अपशिष्ट हो गया, तो इनका अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा कर लिया जाता है। तो ऐसे सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं? जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। ये पदार्थ जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न एंजाइमों की मदद से कुछ समय के अंतराल में सरल अणुओं में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। यानी इस प्रकार के जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है वो सूक्ष्म जीव अथवा फफूंद, जीवाणु, इनके द्वारा जो उत्पन्न एंजाइम है उन एंजाइमों की मदद से उनका अपघटन यानी जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में अपघटन कर लिया जाता है। ठीक है। वही दूसरा शब्द है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, मतलब वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों में क्या नहीं होते, अपघटित नहीं होते हैं। और ये पदार्थ सामान्यतः कैसे हैं? अक्रिय है। अक्रिय का मतलब किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते और लंबे समय तक पर्यावरण में क्या रहते हैं, बने रहते हैं और पर्यावरण प्रदूषण का काम करते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, इसके अलावा अन्य कृषि रसायन हो गए। ये सारी जो चीजें हैं वो कौन सी है? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो यही दोनों में क्या है, अंतर है। तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, जैव निम्नीकरणीय यानी वे पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन कर लिया जाता है वो जैव निम्नीकरणीय होते हैं, और जिन पदार्थों का सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं हो पाता वो कौन से हैं? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सजीवों से जितने भी उत्पाद या अपशिष्ट प्राप्त होते हैं वो कौन से हैं? जैव। और जो निर्जीव चीजों के जो अपशिष्ट है वो कौन से होते हैं? अजैव होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, ऐसे दो तरीके सुझाइए जिनमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। यानी ऐसे कोई दो उदाहरण आपको देने हैं जहां पर जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है यानी सजीवों के द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट है वो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखिए उत्तर, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ बड़ी मात्रा में पर्यावरण को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे दुर्गंध और क्या फैलती है? गंदगी फैलती है। जैसे मानव और पशुओं का मलमूत्र हो गया, ये क्या है? ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, लेकिन बड़ी मात्रा में ये पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं क्योंकि इससे दुर्गंध और गंदगी फैलती है। ठीक उसी तरह जब जीव जंतु मृत्यु हो जाती है तो जब उनका अपघटन होता है तो ऐसी स्थिति में भी वातावरण में बहुत अधिक दुर्गंध फैलती है। दूसरा उदाहरण है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों में कार्बन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है, और इनके पदार्थों के अपघटन से वातावरण में कार्बन की मात्रा क्या हो जाती है? काफी बढ़ जाती है, और ये पर्यावरण को क्या करती है? पर्यावरण को दूषित या प्रदूषित करने का काम करती है। तो ये आपके हो गए दो उदाहरण जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के जो पर्यावरण को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। अगला प्रश्न देखें, ऐसे दो तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। सिंपल सी बात है, जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है वो जैसे प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, कृषि रसायन हो गया, तो ये सब क्या करते हैं? ये पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि इनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं हो पाता है। तो देखिए उत्तर, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ अपघटित न होने के कारण, यानी इनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं हो पाता है, तो अपघटित न होने के कारण पर्यावरण में लंबे समय तक ऐसे गैसे क्या होते हैं? बने रहते हैं। वे उद्योगों में तरह तरह के रासायनिक पदार्थों से क्या होते हैं? तैयार होते हैं, जिसके कारण पर्यावरण क्या होता है? दूषित होता है। दूसरा, वे खाद्य श्रृंखला में मिलकर जैव आवर्धन करते हैं। क्या करते हैं? जैव आवर्धन करते हैं और मनुष्य को क्या करते हैं? मनुष्य को हानि पहुंचाते हैं।
है ना। जैव आवर्धन क्या था? जैव आवर्धन हमने पढ़ा था कि जब हम आहार श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर की ओर ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो उनमें रसायनों की मात्रा में धीरे धीरे क्या होती है? वृद्धि होती है। और सबसे अधिक हानिकारक रसायन किसमें मिलते हैं? मानव में मिलते हैं। तो इस तरह जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है वो भी कहीं ना कहीं पर्यावरण को बहुत बड़े स्तर पर क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, पोषी स्तर क्या है और एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बनाइए। सबसे पहले आपको बताना है पोषी स्तर क्या होता है। तो देखिए, आहार श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले जीव मंडल को कोई संरचना प्रदान करते हैं और इसे क्या कहते हैं? इसे ही हम पोषी स्तर कहते हैं। यानी जो हमारी आहार श्रृंखला है उस आहार श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता इनका जो स्थान ग्रहण करने वाले जीव है वो जीव मंडल को क्या करते हैं? एक निश्चित संरचना या एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम पोषी स्तर कहते हैं। जैसे चित्र में आपको दिख रहा है, ये उत्पादक है, ये प्रथम पोषी स्तर है, ये शाकाहारी है, ये दूसरा पोषी स्तर है, फिर मांसाहारी, ये तीसरा पोषी स्तर है, ये चौथा सर्वोच्च मांसाहारी, ये चौथा पोषी स्तर है। यानी एक आहार श्रृंखला में जो जो उत्पादक और उपभोक्ता पाए जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? पोषी स्तर कहलाते हैं। आहार श्रृंखला में उत्पादक का पहला स्थान होता है। शाकाहारियों में सिर्फ उत्पादक पौधे ही क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं? बाकी सब मांसाहारी की श्रेणी में पाए जाते हैं। आया समझ में? पोषी स्तर क्या है कि आहार श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले जो जीव है, जो जीव मंडल को एक संरचना प्रोवाइड करवाते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? पोषी स्तर। आहार श्रृंखला में जो पहला स्थान होता है वो उत्पादक का होता है, बाकी किसके होते हैं? उपभोक्ता के होते हैं और अपघटक के होते हैं। उपभोक्ताओं में जो प्रथम उपभोक्ता होता है वो सामान्यतः शाकाहारी होता है और इसके अलावा जितने भी उपभोक्ता होते हैं वो सर्वाधिक मात्रा में क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है, पारितंत्र में अपमार्जकों का क्या महत्व या भूमिका है? तो देखो, पारितंत्र में जो अपमार्जक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों? ये काम क्या करते हैं? ये मर्द शरीर है उन मर्द शरीरों का अपने भोजन के लिए क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। वे जटिल कार्बन पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देने का काम भी करते हैं। वे पेड़ पौधों के सड़े गले भाग, गाय भैंस के गोबर, सड़े गले फल, जैविक कचरा, सब्जियों के छिलके आदि का कुछ समय के अंतराल में क्या कर देते हैं? अपघटन कर देते हैं और उसके परिणाम स्वरूप वो खाद्य के रूप में धीरे धीरे परिवर्तित हो जाते हैं। अपमार्जक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं जो मिट्टी में मिलकर पौधों के लिए या पौधों के द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। इस कारण से अपमार्जक हमारे लिए क्या है? उपयोगी है। यानी जितना भी जो जैविक कचरा है जो जीव जंतुओं से प्राप्त होता है उस जैविक कचरे को वो क्या करते हैं? अपघटित करके खाद्य के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और वही आगे चलकर पेड़ पौधों के लिए दोबारा काम लिया जाता है। तो इस तरह हमारे पारितंत्र में या पारिस्थितिकी तंत्र में अपमार्जकों का एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर अपमार्जक नहीं होंगे तो समस्त प्रकार के जो जैविक कचरा है वो सब क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा और उसका अपघटन नहीं हो पाएगा और ऐसी स्थिति में बहुत बड़े स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न, ओजोन क्या है? क्या यह किसी पारितंत्र को तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो हमने चैप्टर की व्याख्या में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि ओजोन क्या है। तो ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना हुआ क्या है? एक अणु है। ऑक्सीजन है कि जो 3 परमाणु है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के मिलने से इसका निर्माण होता है ओजोन का। हमने चैप्टर की व्याख्या में पढ़ा था जब ऑक्सीजन अणु के साथ, ठीक है, एक ऑक्सीजन अणु के साथ दूसरा ऑक्सीजन परमाणु जुड़ जाता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है? ओजोन अणु का निर्माण होता है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की क्या करती है? पृथ्वी की सुरक्षा करती है। पराबैंगनी विकिरणें जीवों के लिए क्या है? बहुत ही हानिकारक है। इन विकिरणों से त्वचा कैंसर और अनेक प्रकार की बीमारियां क्या होती है? उत्पन्न होती है। सन 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तेजी से क्या होने लगी है? गिरावट होने लगी है और ओजोन परत के क्षरण के लिए जो सबसे जिम्मेदार गैस है वो कौन सी है? वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसका उपयोग शीतलन यानी फ्रिज और जो अग्निशमन यंत्र है उनमें किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आप कचरा निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं? किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन करना है आपको। यानी आज जो हद से ज्यादा कचरा उत्पन्न हो रहा है उस कचरे के निपटान हेतु आप क्या कर सकते हैं और कोई आपको 2 तरीकों का वर्णन करना है।
तो देखिए, कचरा व्यक्ति और समाज दोनों के लिए बहुत ही क्या है, हानिकारक है, क्योंकि इससे केवल गंदगी ही नहीं फैलती बल्कि अनेक प्रकार की बीमारियां भी क्या होती है, उत्पन्न होती है। और इसे निपटाने के लिए निम्न तरीकों को अपनाया जा सकता है। कुछ तरीके हैं जिनका उपयोग करके हम कचरा निपटान से संबंधित कुछ समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। पहला, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का कम से कम उपयोग करना। जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं हो पाता, ऐसे पदार्थों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। दूसरा, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों जैसे प्लास्टिक का पुनः चक्रण, प्लास्टिक, पॉलिथीन जैसे जो पदार्थ है उनका पुनः चक्रण यानी रिसाइकल किया जाना जरूरी है। तीसरा, अजैव निम्नीकरणीय और जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को अलग अलग कूड़ेदान में डालना, ताकि जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है उनका अपघटन करके उसका दोबारा खाद के रूप में उपयोग लिया जा सके। अगला, कचरे की मात्रा भस्मक में जलाकर कम करना, यानी जो अस्पतालों से प्राप्त कचरा होता है उसको जलाकर उसको भस्म के रूप में परिवर्तित करना, यानी उस बड़े कचरे को छोटे से भाग में परिवर्तित कर लेना। अगला, खाद का उत्पादन जैव निम्नीकरणीय कचरे से जैव गैस का उत्पादन, यानी जो जैव निम्नीकरणीय कचरा है उस कचरे का उपयोग हम बायोगैस के रूप में या बायोगैस को उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं, ताकि हमारी जरूरत भी पूरी हो जाए और कुछ कचरे का निपटान भी हो जाए। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से हम कचरा निपटान की समस्या को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके पाठ के भीतर दिए गए जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको सभी प्रकार के नोट्स और स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।